15 अगस्त को बड़े धूमधाम के साथ पूरा देश मना रहा है, लेकिन ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके लिए कई बड़ी कुर्बानियां भी दी गई हैं। उत्तराखंड देहरादून में मैं इस समय मौजूद हूं, जहां मैं चीड़ बाग पर मौजूद हूं। या ये जो गाथाएं हैं वो यहां पर गढ़ी गई हैं। यहां सैनिकों को सम्मान दिया गया और ऐसे में आपको सीधा लेकर के चलते हैं चीड़ बाग में और दिखाते हैं यहाँ की जो शौर्य गाथाएं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड, जिसे वीरों की भूमि कहा जाता है, ये वो धरती है जिसने देश को हजारों वीर सपूत दिए, जिन्होंने सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया है। आज हम आपको देहरादून के चीड़ बाग स्थित शौर्य स्थल पर लेकर के आए हैं। ये एक ऐसा स्मारक है जहाँ हर पत्थर, हर नाम, हर कदम देशभक्ति का एहसास कराता है। यह सिर्फ एक वॉर मेमोरियल नहीं, बल्कि उन वीरों के अदम्य साहस, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने भारत माँ की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उत्तराखंड का सेना से रिश्ता सदियों पुराना रहा है। राज्य के लगभग हर गांव से कोई ना कोई जवान भारतीय सेना में सेवा दे चुका है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आज भी देश की सीमाओं पर तैनात हैं। कारगिल से लेकर सियाचिन तक, 1962 के भारत चीन युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाक युद्ध तक, उत्तराखंड के वीर सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। इन्हीं वीर की स्मृति को हमेशा जीवित रखने के लिए देहरादून के चीड़बाग में ये शौर्य स्थल बनाया गया है, जहां आज हर देशभक्त के लिए प्रेरणा का केंद्र भी ये चीड़बाग बना हुआ है। हम अभी देहरादून चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पर मौजूद हैं। जैसे ही आप इस परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपको अनुशासन, सम्मान और देशभक्ति का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। शौर्य स्थल परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है शहीद सैनिक की प्रतिमा पर। यहीं पर अंकित है उत्तराखंड के उन वीर जवानों के नाम, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। परिसर में स्थापित सेना का टैंक, तीनों सेनाओं के प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन में गर्व की भावनाओं को भी पूरी तरह से भर देते हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से अनुशासित, शांत और प्रेरणादायक है। इन दीवारों पर लिखा हर एक नाम एक कहानी है। किसी ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन का सामना किया, किसी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो किसी ने सीमा पर आखिरी सांस तक तिरंगे की रक्षा की है। इन वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। हर दिन बड़ी संख्या में छात्र, युवा और पर्यटक भी यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई शहीदों के नाम पढ़ता है, कोई उन्हें सैल्यूट करता है, तो कोई सेना में भर्ती होकर देश सेवा का संकल्प लेता है। यही इस स्मारक का सबसे बड़ा उद्देश्य है और नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति का, कर्तव्य भावना का संचार भी है। देश सेवा की जब बात होती है तो सबसे पहले जो नाम आते हैं वो गढ़वाल, कुमाऊं और गोरखा रेजिमेंट्स के आते हैं। मेरे ठीक पीछे ये तीनों प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो एक अभूतपूर्व गौरवशाली इतिहास ये रहा है। भारत की सेना सिर्फ हथियारों की ताकत से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों के अदम्य साहस, बलिदान और परंपराओं से दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। उत्तराखंड की धरती ने देश को ऐसे वीर सपूत दिए, जिन्होंने हर युद्ध में अपना पराक्रम का लोहा मनवाया है। आज बात करेंगे तीन गौरवशाली सैन्य इकाइयों की, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा राइफल्स, जिनकी वीरगाथाएं भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की गई हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो गढ़वाल राइफल्स की हम बात करेंगे, जहां पर गढ़वाल राइफल्स की स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी और ऐसे में ब्रिटिश भारत सेना की 39वीं गढ़वाल रेजिमेंट्स के रूप में हुई थी। ये भी देखा गया कि बाद में इसका नाम गढ़वाल राइफल्स रखा गया था। इस रेजिमेंट्स के सैनिकों ने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर 1947, 1962, 1965 और 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध तक हर मोर्चे पर असाधारण वीरता दिखाई है। गढ़वाल राइफल्स का सबसे गौरवपूर्ण अध्याय पेशावर कांड 1930 है, जब वीर चंद सिंह गढ़वाली और उनके साथियों ने निहत्थे भारतीय प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गई। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बद्री विशाल लाल की जय।
जो सैनिकों में अद्भुत ऊर्जा और आस्था का संचार भी पैदा करता है। और ऐसे में इसके बाद जो महत्वपूर्ण रेजिमेंट्स आती है उत्तराखंड की, वो है कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास भी बेहद गौरवशाली रहा है। इसकी जड़ें वर्ष 1788 तक जाती हैं, जबकि वर्तमान रूप भारतीय सेना में स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजोंग ला की लड़ाई इस रेजिमेंट के शौर्य की सबसे बड़ी मिसाल है। 13 कुमाऊं के मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 से भी कम भारतीय सैनिकों ने हजारों चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। रेजोंग लॉ की ये लड़ाई आज भी दुनिया की सबसे वीर सैन्य लड़ाइयों में गिनी जाती है। कुमाऊं रेजिमेंट का युद्ध घोष है, कालिका माता की जय। और इसके ठीक बाद गोरखा राइफल्स का अपना एक विशाल इतिहास रहा है। गोरखा सैनिकों की वीरता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारतीय सेना की गोरखा राइफल की शुरुआत 1815 के आसपास हुई। एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद हुई, जब गोरखा सैनिकों की बहादुरी से प्रभावित होकर उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में भी शामिल किया गया। आज भारत सेना में कई गोरखा राइफल्स रेजिमेंट्स हैं और इनके नेपाल और भारत के गोरखा समुदाय के सैनिक सेवा देते हैं। 1947, 1965, 1971 कारगिल युद्ध और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में गोरखा सैनिकों ने अपनी वीरता का शानदार प्रदर्शन किया। गोरखा सैनिकों का प्रसिद्ध युद्ध घोष है, जय माँ काली आयो गोरखाली। यह नारा सुनते ही दुश्मनों के मन में भय पैदा हो जाता है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि जब ये तीनों सेनाएं इकट्ठी होती हैं और देश की सेवा में जुटती हैं, तो ऐसे में पूरी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देती हैं। और यही है कि गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही जो गोरखा रेजिमेंट्स हैं, उनका नाम हमेशा चर्चा में रहा है। चाहे देश की जब भी बात हो, किसी के भी साथ युद्ध की बात हो, इन रेजिमेंट्स को सबसे पहले याद किया जाता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में हर कोई सैनिक है, हर कोई ज़्यादातर घरों से निकलकर देश की सेवा में लग जाता है और अलग अलग रेजिमेंट्स में जाने के बाद अपनी सेवाएं देता है। और इन तीनों सेनाओं में जिस तरह से तीनों, ये गोरखा रेजिमेंट्स हो, कुमाऊं रेजिमेंट्स हो या फिर गढ़वाल रेजिमेंट्स हो, अपना नाम ही काफ़ी है। जब भी देश की सेना की बात होती है तो सबसे अहम जो रोल हो जाता है वो विशेष रोल टैंक का हो जाता है। और टैंक में भी विजयन टैंक, जिसकी अपनी एक विशेषताएं हैं, अपनी एक विशेष कहानियां हैं। वो उस टैंक के बारे में आज आपको बताएंगे कि भारत की सेना की ताकत जब भी बात होती है तो विजयन टैंक का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विजयन भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित मुख्य युद्धक टैंक था, जिसने भारतीय सेना की ताकत को नई पहचान दी। इस टैंक को ब्रिटेन के विकर्स MK-1 के डिज़ाइन के आधार पर भारत में विकसित किया गया और चेन्नई के अवड़ी स्थित हेली व्हीकल्स फैक्ट्री में इसका निर्माण शुरू हुआ। 29 दिसंबर 1965 को विजयन टैंक भारतीय सेना में शामिल हुआ और उसके बाद ये कई दशकों तक देश की सुरक्षा का मजबूत आधार भी बना रहा। विजयन टैंक में 105 मिलीमीटर की शक्तिशाली तोप लगी थी, जो दुश्मन के टैंकों और बंकरों को निशाना बनाने में सक्षम थी। इसकी अधिकतम गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसे 4 सैनिक संचालित करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में इस टैंक ने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। समय के साथ आधुनिक तकनीकी वाले T-72 और T-90 और अर्जुन टैंक जैसे सेना में शामिल हुए, लेकिन विजयंत ने भारतीय बख्तरबंद सेना के विकास की मजबूत नींव रखी। आज भले ही विजयन टैंक सक्रिय सेवा में नहीं है, लेकिन ये भारत रक्षा इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। ये टैंक केवल एक हथियार नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआती रक्षा उपलब्धियों का प्रतीक भी माना जाता है। जब भी भारतीय सेना की ताकत की बात होती है तो आज अर्जुन, T-90 और T-72 जैसे आधुनिक टैंकों का नाम सामने आता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि एक समय था जब भारत के पास अपना कोई आधुनिक युद्ध टैंक नहीं था। आज़ादी के बाद भारतीय सेना विदेशी टैंकों पर निर्भर करती थी। फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारत की ताकत की दिशा ही बदल दी। एक ऐसा टैंक बना जिसने न सिर्फ भारतीय सेना को नई पहचान दी, बल्कि देश को रक्षा उत्पादन में निर्भरता
बनने की राह भी दिखाई। उस टैंक का नाम था विजयन टैंक। आज की इस विशेष प्रस्तुति में जानेंगे विजयन टैंक का पूरा इतिहास, इसका निर्माण भी कैसे हुआ वो भी आप तक पहुंचाएंगे। 1947 में आज़ादी के समय भारत को ब्रिटिश सेना के कुछ टैंक मिले थे, लेकिन वो तेजी से पुराने होते जा रहे थे। 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने साफ कर दिया कि भविष्य में युद्धों में आधुनिक बख्तरबंद सेना की ज़रूरत होगी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने महसूस किया कि केवल विदेश हथियार खरीदना पर्याप्त नहीं है, देश को अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता भी विकसित करनी होगी। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक बनाने का फैसला किया। ब्रिटेन की कंपनी विकर्स के साथ समझौता हुआ। उसने विकर्स MK1 डिज़ाइन को भारत में लाइसेंस के तहत बनाने का निर्णय लिया था। तमिलनाडु के अवधि चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में भी इसका निर्माण कराया गया था। विजयंत अपने समय का आधुनिक टैंक माना जाता था। वजन लगभग 39 टन इस टैंक का रहा और 4 सदस्य मिलकर इस टैंक को चलाते थे। 105 मिलीमीटर L7 राइफल गन इसमें इस्तेमाल की जाती थी और ऐसे में ऑपरेशन रेंज लगभग 500 किलोमीटर तक बताई जाती थी। उस दौर में इसकी फायर पावर और गतिशीलता इसे बेहद प्रभावी भी बनाती थी। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तब विजयंत टैंक ही था जिसने बेड़ा पार लगा दिया, यानी कि कहा जा सकता है इसने अपना अहम रोल भी निभाया है और विजयंत टैंक का इतिहास बहुत ही शानदार भी इस दौरान माना गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध विजयंत टैंक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर भारतीय सेना ने इसका उपयोग किया। राजस्थान और पंजाब के रेगिस्तानी इलाकों में विजयंत टैंक ने दुश्मन के कई ठिकानों पर प्रभावी कार्रवाई की। युद्ध के दौरान इस टैंक ने अपनी विश्वसनीयता और मजबूती साबित भी की। युद्ध के बाद इसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। 1970 और 1980 के दशक में विजयंत भारतीय सेना की बंदरबंद रेजिमेंटों का प्रमुख टैंक बन गया था। करीब 2200 से अधिक विजयंत टैंक बनाए गए। इनकी तैनाती देश के कई सीमावर्ती इलाकों में भी इस दौरान की गई। समय के साथ इसमें कई सुधार किए गए। बेहतर फायर कंट्रोल सिस्टम तैनात किया गया, बेहतर इंजन लगाया गया, नई संचार प्रणाली इसमें लागू की गई, नाइट फायरिंग और फाइटिंग क्षमता में भी सुधार किए गए। इन सुधारों ने इसकी सेवा अवधि को भी काफ़ी बढ़ा दिया। 1980 के दशक के अंत तक दुनिया में टैंक तकनीकी तेज़ी से बदल रही थी। नई पीढ़ी के टैंकों में मजबूत कवच, बेहतर इंजन, आधुनिक कंप्यूटर आधारित फायर कंट्रोल, थर्मल इमेजिंग और मिसाइल क्षमता जैसी सुविधाएं आने लगी। भारत ने सोवियत मूल की T-72 और बाद में T-90 टैंक भी शामिल किए। इसके बाद विजयंत को धीरे धीरे सेवा से हटाया भी जाने लगा। आज विजयंत सक्रिय सेवा में नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसने भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा भी दिखाई। इसी अनुभव के ने आगे चलकर अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी कार्यक्रमों की नींव भी मजबूत की। आज भी देश के कई सैन्य संग्रहालयों और सैन्य प्रतिष्ठानों में विजयंत टैंक प्रदर्शित किए गए हैं, जहां लोग इन्हें देखकर भारतीय सैन्य इतिहास को याद रखते हैं। विजयंत भारत का पहला बड़ा पैमाने पर निर्मित मुख्य युद्धक टैंक था। लगभग 2200 टैंक उस दौरान बनाए गए थे। इसका निर्माण चेन्नई के अवधि स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में हुआ। ये कई दशकों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं भी देता रहा। 1971 के युद्ध में भी इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की रक्षा यात्रा में विजयंत केवल एक टैंक नहीं था, बल्कि आत्मनिर्भरता की शुरुआत का प्रतीक था। आज भले ही आधुनिक टैंक उसकी जगह ले चुके हों, लेकिन विजयंत ने भारतीय सेना को जो आत्मविश्वास दिया वो इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। जब भी भारत के सैन्य इतिहास की बात होगी, विजयंत टैंक का नाम गर्व और सम्मान के साथ हमेशा लिया जाता रहेगा। MiG-21 भारतीय वायुसेना का वो विमान जिसने आसमान में रहकर देश की हमेशा हिफाजत की है। आज उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये जो विमान है वायुसेना का, ये MiG-21 है। भारत की वायु शक्ति की बात हो और MiG-21 का नाम ना आए, ऐसा संभव नहीं है। ये वही लड़ाकू विमान है जिसने आधी सदी से भी अधिक समय तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनकर देश के आसमान की रक्षा की है। 1960 के दशक से लेकर 21वीं सदी तक MiG-21 ने युद्ध, सीमा सुरक्षा और हवाई निगरानी जैसे अनेक अभियानों में अपनी अहम भूमिका भी निभाई।
ये विमान जितना अपनी गति और मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध रहा, उतना ही समय के साथ इसकी सुरक्षा को लेकर भी चर्चाएं होती रही। आज की आज इसकी बखूबी खूबियाँ जो हैं वो भी देश दुनिया में छाई हुई है, यानी कि एक अलग छाप इसने छोड़ी है। मिग-21 का विकास तत्कालीन सोवियत संघ के मेकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो ने 1950 के दशक में किया। इसका उद्देश्य ऐसा सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बनाना था जो तेज गति, ऊंचाई और कम लागत के साथ प्रभावी युद्ध क्षमता प्रदान कर सके। 1959 में पहली बार सेवा में शामिल हुआ और जल्द ही दुनिया के सबसे अधिक उत्पादित सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में ये गिना जाने लगा। 1962 के भारत चीन युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बाद भारत के ने अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने का निर्णय भी लिया। 1963 में भारत ने सोवियत संघ ने मिग-21 विमान खरीदने का समझौता किया। बाद में भारत ने इन्हें लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में भी बनाना शुरू किया। यह रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। मिग-21 अपने समय का आधुनिक विमान माना जाता है। अधिकतम गति लगभग मैक 2 ध्वनि की गति से लगभग दोगुनी बताई जाती है और इंटरसेप्टर और मल्टी रोल फाइटर में भी इसकी भूमिका अहम रही। एक इंजन, एक पायलट, एक और ऐसे में हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मारने वाले हथियार भी ले जाने की इसमें क्षमता रही है। विभिन्न संस्करणों में मिसाइल, रॉकेट, बम और 23 मिलीमीटर तोप का भी इसमें उपयोग किया गया। उसकी तेज़ रफ्तार के कारण इसे दुश्मनों के विमानों को रोकने में प्रभावी भी माना जाता था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मिग-21 का सीमित उपयोग हुआ, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता 1971 के युद्ध में सामने आई। भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के एयरबेस, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर सफल हमले किए। मिग-21 ने हवाई श्रेष्ठता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई दुश्मनों विमानों को भी मार गिराने में अभियान में योगदान दिया। 1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भी मिग-21 का उपयोग किया गया। हालांकि उस समय तक भारत के पास मिराज 2000 और अन्य आधुनिक विमान भी थे, फिर भी मिग-21 कई अभियानों में सक्रिय रहा। समय के साथ पुराने मिग-21 को आधुनिक बनाने के लिए मिग-21 बाइसन संस्करण का विकसित भी किया गया और आधुनिक रडार, बेहतर एवियोनिक्स, नई मिसाइल क्षमता, बेहतर कॉकपिट, उन्नत नेविगेशन सिस्टम भी इसमें शामिल किए गए। इन सुधारों से इसकी सेवा अवधि कई वर्षों तक बढ़ी रही। मिग-21 के लंबे सेवा जीवन के दौरान कई दुर्घटनाएं हुई। इसमें तकनीकी खराबी, पुराने एयरफ्रेम, रखरखाव संबंधी चुनौतियां और कुछ मामलों में मानवीय त्रुटियां भी कारण रही। इन घटनाओं के कारण इसे मीडिया में कई बार फ्लाइंग कॉफिन जैसे नामों से भी संबोधित किया गया। हालांकि भारतीय वायुसेना का कहना रहा कि हर दुर्घटना के कारण अलग अलग रहे और समय समय पर सुरक्षा सुधार भी किए गए। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए हवाई संघर्ष के दौरान अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बाइसन उड़ाते हुए पाकिस्तान के एक F-16 विमान को भी निशाना बनाने का दावा किया। इस अभियान के दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वो पाकिस्तान की सीमाओं में पहुंच गए, जहां उन्हें बाद में रिहा कर भारत लौटाया गया। इस घटना के बाद मिग-21 एक बार फिर वैश्विक चर्चा में आ गया। भारत ने समय के साथ भारतीय वायुसेना में राफेल, सुखोई 30, MKI, तेजस और अन्य आधुनिक विमानों को भी शामिल किया। इसके आने के साथ मिग-21 के विभिन्न संस्करणों को चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटाया जाने लगा। दशकों तक सेवा देने के बाद विमान भारतीय सेना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी बन गया। यानी कि जब M-21 की बात होती है तो कहा जाता है कि देश की सेवा में आसमान में रहकर हमेशा अपनी तत्परता इस मिग-21 ने निभाई और आज भी देश की सेना में जिस तरह से चाहे वो कोई भी सेना हो, तीनों सेनाओं में अपना लोहा मनवाने का जज्बा है, हुनर है। 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन इस आज़ादी के लिए कितना संघर्ष सहा और सैनिकों ने कितना बलिदान दिया वो
अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय है और उन सैनिकों को आज याद रखने की भी ज़रूरत है, जिन सैनिकों ने अपना बलिदान देकर इस देश की हमेशा रक्षा की और आज हम गर्व के साथ इस पल को भी मना रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक आज पूरा देश भक्तिमय है और ऐसे में संगीतमय तरीके से आज़ादी का जश्न मना रहा है और अपने उन वीर सैनिकों को भी याद कर रहा है। तो आज युद्ध स्मारक पर हम लोग मौजूद भी हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि 15 अगस्त ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान, संघर्ष और आज़ादी का पर्व है। ये वो दिन है जब हमारा तिरंगा आज़ाद आसमान में पहली बार गर्व से लहराया था। लेकिन इस तिरंगे की शान बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो है भारत के वीर सैनिक। बर्फ से ढकी सियाचिन की चोटियां हों, राजस्थान का तपता रेगिस्तान हो, या फिर पूर्वोत्तर के घने जंगल हों, या फिर हिंद महासागर की अथाह लहरें हों, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना हर पल देश की सुरक्षा में डटी रहती है। और ऐसे में 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उसी समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी सीमाओं की रक्षा करना। विभाजन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। सीमित संसाधनों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने ये साबित कर दिया कि उनका साहस किसी भी ताकत से बड़ा है। 1947-48 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमले के दौरान भारतीय सेना ने श्रीनगर की रक्षा की और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही भारत की पहली बड़ी सैन्य परीक्षा भी थी। 1962 का भारतीय चीन युद्ध भारतीय सेना के लिए कठिन दौर था, लेकिन सैनिकों की वीरता आज भी प्रेरणा देती है। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारतीय सेना के अद्भुत साहस भी देखने को मिलता है और दुश्मन की आक्रामकता का भी करारा जवाब उस दौरान दिया गया। 1971 का युद्ध भारतीय सेना इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना। भारतीय सेना के पराक्रम के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण भी इस दौरान किया। 1999 का कारगिल युद्ध भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस की मिसाल भी बन गया। दुर्गम पहाड़ियों पर लड़ते हुए हमारे जवानों ने तिरंगा फिर से ऊंचाइयों पर फहराया और दुनिया को बता दिया कि भारत अपनी एक एक इंच भूमि की रक्षा करना जानता है। भारतीय सेना केवल युद्ध लड़ने वाली ताकत नहीं है। भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन या किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय सबसे पहले मदद करने के लिए सेना ही पहुंचती है। विदेशों में संयुक्त राष्ट्र के साथ शांति मिशनों में भी भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी और मानवीय सेवा से पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया है। आज भारतीय सेना तेजी से आधुनिक हो भी रही है। आधुनिक हथियार, स्वदेशी मिसाइलें, ड्रोन और आधुनिक टैंक, नई पीढ़ी की मिसाइलें, राइफलें, उन्नत संचार प्रणाली और तकनीक से लैस भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भारत अपनी सैन्य क्षमता को भी लगातार मजबूत बना रहा है। जब भारतीय सेना की बात होती है तो उत्तराखंड का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट्स और की गौरवशाली विरासत और परमवीर चक्र के साथ ही अशोक चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों का बलिदान और हजारों पूर्व सैनिक उत्तराखंड को वीर भूमि की पहचान दिलाते हैं। यहाँ के गांव में आज भी हर परिवार का कोई ना कोई सदस्य सेना में देश सेवा करता हुआ मिल जाएगा। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो याद रखना ज़रूरी है कि हमारी आज़ादी केवल 1947 में मिली विरासत नहीं, बल्कि हर दिन हमारे सैनिकों के त्याग, अनुशासन और बलिदान से सुरक्षित रहती है। और ऐसे में 15 अगस्त का दिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यही वो कहानी भी है जब वीरों ने जो गढ़ी है और ऐसे में अपना बलिदान देकर भी देश की रक्षा में हमेशा तैनात वीर गाथाएं लिखी गई हैं और हमेशा तैनात जो हैं वो सैनिक रहे हैं। और देवभूमि उत्तराखंड को वीर भूमि इसीलिए कहा जाता है कि यह धरती है जिसने देश को हज़ारों वीर सपूत दिए हैं, जिन्होंने सीमा पर अपने प्राणों की आहुति देकर तिरंगे की शान को हमेशा ऊंचा रखने का भी काम किया है। तो चीड़ बाग में आज हम समय मौजूद भी थे जब देश 15 अगस्त
मना रहा है और देश खुशहाली के साथ ये पर्व मना रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि आज सैनिकों के सम्मान की बात है और उसी लिए ये भी देखा जा रहा है कि देश पूरा उनको सम्मान कर रहा है। और आज हम अगर आज सुरक्षित हैं या फिर देश के हर जवान जो सुरक्षित हैं वो कंधों पर उन्हीं के जिम्मा भी हैं कि जब वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को संवारा है, इस देश को बचाया है और इस देश का नाम रोशन किया है। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। जय हिंद, नमस्कार।